आप देखेंगे कि कोई भी अजगर होता है वो किसी को कुंडली में पकड़ता है जानवर को, तो धीरे धीरे रेंगता पकड़ता है और रेंगता पकड़ता है, और जब आखिर में उसे लगता है कि शिकार उसकी पूरी जकड़ में आ गया है तो उसे निकल लेता है। तो वही जो है अडानी एग्री जो है 2014 से कर रही है। इसलिए जो है भारत सरकार अडानी और अंबानी का रिश्ता जो है वो गर्भनाल से जुड़ा हुआ है। जैसे आरएसएस का और बीजेपी का संबंध गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, ऐसे अडानी अंबानी और मोदी जी तीनों भाई हैं कि एक तरफ तो अडानी अंबानी है और एक तरफ 80 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जो 3 किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। अब बिल का विरोध कर रहे हैं तो ये बीच में जो है भारत सरकार की हालत जो है फुटबॉल की तरह हो गई है। तो मोदी जी जो है भविष्य के होने वाले हिंदुस्तान के मालिक के दर्शन के लिए गए थे। दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, आपसे ज़्यादा तमहीद, प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन ज़रूरत नहीं है। एक बात बताइए आप कि अब हमारे प्रधानमंत्री की ये वो हो गई कि नए प्लेन में जो आया है, जो विदेश जाने के लिए आया था शान बढ़ाने के लिए अपने, उससे वो एक बच्चे की पैदाइश हुई है। बच्चे की पैदाइश है, किसी की भी हो सकती है, चाहे वो अंबानी का पोता पैदा हुआ हो या किसी के, तो उसको देखने के लिए वो चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कितना स्तर और नीचे गिराएंगे। हैदराबाद चले गए इलेक्शन लड़वाने के लिए कॉरपोरेशन के, और जहाँ भी मतलब एक बिल्कुल क्या बताएं इन्होंने। तो ये सब प्रधानमंत्री को शोभा देता है। ये होना तो ये चाहिए था इंदिरा गांधी वगैरह के ज़माने में। मैंने खुद देखा कि लोग अपने बच्चे लेके आते थे, बिल्कुल आशीर्वाद देती थी, वो हाथ रख देती थी, फोटो खिंचवाती थी। ये खुद वहाँ पे आशीर्वाद लेने गए थे क्या? जी आशीर्वाद लेने गए थे जी क्या? जी। अच्छा। आपने मुगल आजम फिल्म देखी होगी? जी। हाँ, मुगल आजम फिल्म में एक पहला ही दृश्य शुरू का है कि जब सलीम पैदा होता है तो एक जो है दासी दौड़ी आती है और कहती है महाराज बधाई हो, सल्तनत का नया युवराज पैदा हुआ है। बात ठीक है जी। तो नया नवाब जो है सल्तनत का जब पैदा होता है तो ये माना जाता है कि अब ये जो है आने वाले समय में सल्तनत की पूरी तरह से रखवाली करेगा, सल्तनत पे राज करेगा। और मोदी जी को पता है कि वो वास्तव में देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी का पोता है। तो अंबानी कौन है? आज सरकार जो है अडानी और अंबानी चला रहे हैं, और अंबानी का पोता हुआ तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में देश में 50 साल बाद जो मुकेश अंबानी का स्टेटस है वो स्टेटस इस बच्चे का होगा। तो मोदी जी जो है भविष्य के होने वाले हिंदुस्तान के मालिक के दर्शन के लिए गए थे, आशीर्वाद देने नहीं गए थे, दर्शन करने गए थे कि भाई देखें कि हिंदुस्तान का जो भावी युवराज होगा, भावी जो मालिक होगा, उसके दर्शन कराऊं और उसके बाप से, उसके दादा से अपना आशीर्वाद ले लूं। तो मोदी जी आशीर्वाद देने नहीं गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे। अब सवाल ये आता है कि 4200 करोड़ रुपए के प्लेन में बैठकर एयरफोर्स 1 में पहली बार मोदी जी बैठे, और बैठकर वो कहाँ गए? अंटालिया गए। अंटालिया क्या है? मुकेश अंबानी का घर है। तो हिंदुस्तान का जो आने वाले भविष्य में जो देश की जो सत्ता का केंद्र है वो देश का राष्ट्रपति भवन नहीं है, वो अंटालिया है। और अंटालिया में जाना मोदी जी के लिए एक तरह से ऐसे ही है जैसे हम लोग जो है काशी जाते हैं, हम लोग जो है बनारस जाते हैं, हम लोग जो है मैं कहूँगा कि और किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, उस तरह जाना है। मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं। और मोदी जी से गए थे ताकि वो जान सके, इंडिकेशन ले सकें कि सेठ का रुख क्या है। बम्बई में जो शेयर बाजार था उसमें एक जमाने में ये रुख चलता था कि आज सेठ क्या चाहता है। हाँ। सेठ का मतलब अंबानी, केमछो। तो केमछो का मतलब था सेठ क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, तो उसी के हिसाब से शेयर बाजार का रेट बढ़ता था, घटता था। तो अब मोदी जी को पता चल गया कि असली वारिस जो है हिंदुस्तान की सियासत का, हिंदुस्तान की ताकत का बम्बई में पैदा हो गया है, और वो उसके पास गए थे। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक आदमी की जिसमें श्रद्धा हो, मान लो मैं किसी को मानता हूँ, जैसे लोग हर जन्माष्टमी को जाते हैं, नंदलाल का जन्म होता है तो वो द्वारका जाते हैं, वो हम कहेंगे मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वो वहाँ खुशी महसूस करते हैं। तो मोदी जी को लगा उनका नंदलाल पैदा हो गया है तो वो उसको देखने वहाँ चले गए। अब सवाल ये आता है कि मोदी जी वहाँ गए क्यों? तो गए तो वो ये पूछने गए थे सेठ से कि ये 3 जो बिल हैं ये गले में हड्डी की तरह लटक गए हैं, पत्थर की तरह लटक गए हैं, तो इसमें क्या करें?
कि एक तरफ तो अडानी अंबानी है और एक तरफ 80 करोड़ हिंदुस्तानी हैं जो 3 किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। अब बिल का विरोध कर रहे हैं तो ये बीच में जो है भारत सरकार की हालत जो है फुटबॉल की तरह हो गई है। वो फुटबॉल पे यानी किसान कहते हैं ये बात तो मोदी जी उनसे पूछने चले आते हैं, वो कुछ कहते हैं तो मोदी जी किसानों को बनाने में लग जाते हैं और भारत सरकार जो है कर्तव्य विमूढ़ हो गई है, यानी इनको कुछ नहीं सोचा। अच्छा, ये बात बताइए, आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये जैसा कि किसान भी कह रहे हैं जी कि इन लोगों ने तो 2014 से ही तैयारी शुरू कर दी थी एग्रो जी 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 गोडाउन बनाने के लिए अडानी ने। अडानी एग्री लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है पहले बना ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब मोदी जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली तो उसके एक हफ्ते में अडानी ने 24 कंपनियां रजिस्टर्ड कराई एग्रीकल्चर के नाम पे। तो इसका मतलब अडानी के मन में जो जो सपने थे मोदी के चुनाव के दौरान ही बन गए थे और उसे पता था कि ये बात जो है, मैं अपनी सारी बातों को, जैसे आप देखेंगे कि कोई भी अजगर होता है वो किसी को कुंडली में पकड़ता है जानवर को, तो धीरे धीरे रेंगता पकड़ता है और रेंगता पकड़ता है और जब आखिर में उसे लगता है कि शिकार उसकी पूरी जकड़ में आ गया है तो उसे निकल लेता है। तो वही जो है अडानी एग्री जो है 2014 से कर रही है और आपने जो कहा 2004, ये उससे पहले से कर रहे हैं, क्योंकि 2004 में तो मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी तो अडानी को पता था कि मैं जो है कुछ कर नहीं पाऊंगा और इसे वो 10 साल चुपचाप बैठा रहा और मोदी जी को तैयार करता रहा कि देश में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं जो है अपने इन मंसूबों को पूरा कर पाऊंगा। इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया जाके स्टेट बैंक से पैसे भी दिलवाए थे, कितने करोड़? इन्होंने 72,000 करोड़ रुपए अडानी को दिलाए थे, अडानी को इसे दिलाए थे। नहीं कर रहा हूँ, नहीं वापस क्यों करना है? जब मैं कहूँ कि मियाँ कोतवाल सैया कोतवाल तो डर का आएगा, ये कहावत है पुरानी। वहाँ काम भी नहीं शुरू हो रहा है। वहाँ तो वहाँ के लोग जो है वहाँ पे, चूंकि अडानी का दुर्भाग्य है कि जब अडानी वहाँ अपने पैर फंसा सकता था तो वहाँ के जंगलों में आग लग गई और 3/4 वहाँ के जंगल जल गए और जलने से क्या हुआ, इतने 50 लाख से ज़्यादा वहाँ के जो जंगल में रहने वाले जानवर थे वो मारे गए। तो उन जानवरों की वजह से, उन जंगलों की जलने की वजह से वहाँ के लोग जो है पहले भी एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सचेत थे और ज़्यादा हो गए और ज़्यादा होने के बाद उन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है आंदोलन करना शुरू किया। अब मोदी जी और अडानी जी और बाकी ये जो भारत का जो संघियों का जो एक प्रचार मंत्रालय है, ये वहाँ के लोगों को नहीं कह सकता टुकड़े टुकड़े गैंग को, नहीं तो वो वहाँ जाकर भी कहेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। ये नहीं कह सकते कि कुछ यहाँ से कम्युनिस्ट जाके वहाँ पे भड़का रहे हैं? नहीं, ये कह सकते हैं, लेकिन वहाँ की प्रेस इनकी बात नहीं मानेगी ना, क्योंकि वहाँ की प्रेस वाले जब मोदी जी का इंटरव्यू करने आते हैं तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया रेडियो के जब लोग आए तो भारत सरकार ने उनको वीजा नहीं दिया और उनको कहा कि तुम हिंदुस्तान में आके हमारे प्रधानमंत्री और हमारे अडानी के बारे में कोई जो है खबर नहीं दे सकते। तो भारत सरकार जो है, इसीलिए थे वो अडानी की कबर खोदने आए थे, लेकिन भारत सरकार ने उनको पाँव नहीं रखने दिया। तो इसलिए जो है भारत सरकार अडानी और अंबानी का रिश्ता जो है वो गर्भनाल से जुड़ा हुआ है। जैसे आरएसएस का और बीजेपी का संबंध गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, ऐसे अडानी, अंबानी और मोदी जी ये तीनों भाई हैं। तो आप अगर ये सोचें कि ये जैसे होता है ना, जैसे गुरु भाई कह लेते हैं लोग अपने आप को कि ये कौन है मेरे भाई हैं जी, कैसे भाई हैं जी, गुरु भाई हैं। तो इसी तरह ये तीनों जो है एक ही स्कूल के पढ़े छात्र हैं और एक ही शिक्षा दीक्षा हुई है और तीनों जो है एक दूसरे के साथ तिपाही की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे आपका ट्राइपैड है कैमरे का, इसकी अगर एक टांग तोड़ दें तो ये गिर पड़ेगा। तो मोदी, अंबानी और अडानी अगर तीनों साथ रहेंगे तभी ये तीनों खड़े रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अब एक बात बताइए कि ये इनको इस बात के ऊपर कोई अखबारों में आ जाता है कि पिछले 2014 से लेके अब तक अंबानी की जायदाद इतनी बड़ी है, प्रॉपर्टी यानी मतलब, और अडानी का इतना बड़ा है। चलिए अंबानी का तो इंटरनेशनल चल रहा है, जी जी, अडानी भी इंटरनेशनल है, लेकिन वो इंडिया में इतना बड़ा है तो ये उसका भी नहीं सोचते कि भाई पब्लिक को पता है, इतनी बेशर्मी ऐसा होता है जब आदमी, हम कहते हैं ना जब प्रेम अंधा होता है, तो प्रेम पति पत्नी का ही अंधा नहीं होता, प्रेम जो है प्रेमी और प्रेमिका का ही अंधा नहीं होता, प्रेम जो है मालिक और नौकर का भी कई बार अंधा हो जाता है। और आरएसएस की परंपरा रही है जिसमें वो बार बार कहते हैं, वो गाना भी गाते हैं कि बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो इसलिए जो है आप ये समझो कि ये जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम पाश में बंधे हुए हैं और ये जो है पूरे देश को नागपाश में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका अंत क्या होगा? जैसे किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, बैठे हुए हैं वो लोग इतने देर से, चलिए वहाँ से दीक्षा लेके आ गए हैं,
कोकिलाबेन से, हाँ, हाँ, मुंबई से जी। तो उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, वैसे तो इन्होंने सबोताज करने के लिए पूरी कोशिश कर ली। देखिए ऐसा है कि आरएसएस, और मैं पहले भी एक बार मैंने आपको कहा था कि ये जो है डर्टी टिक डिपार्टमेंट है। एक आईबी का डर्टी टिक डिपार्टमेंट होता था जो अंग्रेजों के टाइम में काम करता था, और एक आरएसएस है जो डर्टी टिक डिपार्टमेंट में थी। आपको याद होगा आज़ादी से पहले जितने भी किसान आंदोलन हुए, यानी अगर मैं उनकी हिस्ट्री गिनाऊं तो पहला आंदोलन जो था वो नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह जो है, नादिया जिला है, गोविंदपुर एक छोटा सा शहर कस्बा है पश्चिम बंगाल में आज के दिन। तो उसमें जो है अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हें जो है नील की खेती करनी पड़ेगी। वहां पर जो किसान जो है वो चावल की खेती करते थे क्योंकि जमीन चावल के लिए थी, लेकिन किसानों की जमीन पर वो जो है नील इसलिए पैदा करना चाहते थे क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसको नील चाहिए थी अपनी कॉटन इंडस्ट्रीज को वहां पर लंका शहर में चलाने के लिए। तो उन्होंने जबरदस्ती उन किसानों की अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनसे जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट कराया, हस्ताक्षर कराया, और उन्हें कहा कि तुम जो है यहाँ पर नील की खेती करोगे, और नील की खेती नहीं करोगे या नील की खेती में अगर उसकी उम्दा किस्म नहीं निकलेगी तो वो उस पर जुर्माना लगाते थे, उनको जेल भेजते थे और उनकी जमीन हथिया लेते थे। तो हिंदुस्तान में 1859 में, यानी कि 1857 के 2 साल बाद जो पहला आंदोलन किसान आंदोलन हुआ वो नील आंदोलन। और उसके बाद आप देखेंगे लंबी परंपरा है जिसमें मोपला किसान आंदोलन हुआ, भागा का किसान आंदोलन हुआ, एका का किसान आंदोलन हुआ, चंपारण का किसान आंदोलन हुआ, दक्कन का किसान आंदोलन हुआ। आप देखेंगे कूका आंदोलन जिसमें बाबा राम सिंह ने जो पूरा आंदोलन पंजाब में चलाया, और कितने यानी कम हजारों सिखों ने अपनी जो है जान दी उस आंदोलन में। उसके बाद जो है रामोसी आंदोलन हुआ जो आंध्र प्रदेश में चला। उसके बाद जो है ताना जो भगत था उसका आंदोलन चला पूरे झारखंड में और बिहार में। और इन किसान आंदोलनों में जो है किसानों ने हर बार जीत हासिल की। गांधी जी भी, गांधी जब बने जब वो चंपारण के आंदोलन में गए, और सरदार पटेल भी जब सरदार पटेल बने जब वो बारडोली के सत्याग्रह में गए। तो इसका मतलब यह है कि किसान आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश ब्रिटिश सरकार ने की। और किसान आंदोलन के किसी भी इतिहास में आप चले जाइए, भारतीय ये जनता पार्टी की जो प्रमुख है आरएसएस, इसके किसी भी आदमी ने उस किसान आंदोलन में सहयोग नहीं दिया। इन्होंने आजादी की लड़ाई में सहयोग नहीं। ये तो बेसिकली मैंने कहा ना डर्टी टिक डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो डर्टी टिक डिपार्टमेंट का काम होता है कि लोगों के बीच में भ्रम फैलाएं। अब जैसे आपने देखा होगा आज ही देश के कानून मंत्री, जिनको कानून के बारे में पता होना चाहिए, जिनको कानून के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने, रविशंकर प्रसाद ने कहा जी टुकड़े टुकड़े गैंग जो है किसानों के आंदोलन में घुस गया। अब सवाल ये आता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की इजाजत कहां से हुई? जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अपनी एक सभा की तो उसमें जो है जी टीवी ने एक जो है खबर चलाई कि यहाँ पर आंदोलन में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाद में एफआईआर भी दर्ज हुई, और जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने जो है उसमें कहा कि जी ये नारे लगे। जब उस टेप को फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया तो पता चला कि ये सारे की सारी आवाज जो है जी न्यूज के सुधीर चौधरी ने इम्प्लांट की है, यानी फ्रॉड किया। यानी टुकड़े टुकड़े गैंग की इजाद अगर किसी आदमी के दिमाग से हुई है तो वो जी टीवी के सुधीर चौधरी के दिमाग से हुई। उससे षड्यंत्र करके जेएनयू के आंदोलन को बदनाम करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग का वर्ड उसमें डाला। और ये जो है रविशंकर प्रसाद आज कह रहे हैं, पहले राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही थी। तो मैं कहूंगा कि भारत सरकार पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के षड्यंत्र में शामिल है, और इन लोगों को जिस बात के लिए शर्म आनी चाहिए उस बात को बड़े गर्व से कहते हैं कि देश में टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग कोई सक्रिय है तो भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसने देश को तोड़ने की साजिश कर रखी है। और आज पूरे देश में हर आदमी आंदोलन में लगा हुआ है। भूतपूर्व सैनिक है वो आंदोलन कर रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, श्रमिक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। यानी पूरे देश को आग में जलाकर ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है भारतीय जनता पार्टी का दूसरों को बदनाम करता है, क्योंकि ये चोरों की उस मनोवृत्ति के लोग हैं जो चोरी करके कहते हैं कि अगर पकड़े जाने का डर हो तो हुआ करते हैं और कहते हैं जी चोर पकड़ो चोर पकड़ो चोर पकड़ो, जबकि खुद चोर होते हैं, खुद ही आवाज लगाने। तो इनका जो पूरा ढांचा है दिमाग के सोचने का वो है जो देश के खिलाफ है। और यही मैं कहता हूं हमेशा कि ये जो है देश को तोड़ने में लगी हुई सरकार है, और ये सरकार जो है आज भी पूरी तरह से भ्रमित है, भयभीत है, डरी हुई है, और इसे कोई चारा नहीं सूझ रहा कि हम किसानों को कैसे मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका।
अब चलते स्टूडियो वापस, अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।